चैनल अभी के क्लास में। आज हम क्लास 12 का एक चैप्टर करेंगे जो है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, यानी जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम। यानी इसमें हम देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी है क्या, बायोटेक्नोलॉजी किस प्रिंसिपल पे काम करता है और इसमें क्या प्रोसेस होते हैं। तो सबसे पहला हम देखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी जो शब्द है वो कार्ल इरके ने दिया था। कब दिया था? 1917 में। इन्होंने कार्ल इरके ने 1917 में दिया था। तो बायोटेक्नोलॉजी जो देखते हैं तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन? बायोस और टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी तो बायोस का मतलब होता है लिविंग, यानी अर्थात जब हम सजीवों का उपयोग कर मानवों के लिए, जब हम सजीवों का उपयोग कर मानवों के लिए, उनके भलाई के लिए, उनके वेलफेयर के लिए जब पदार्थों का या उत्पादों का एवं प्रक्रमों का निर्माण करते हैं, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का निर्माण करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी। उसे हम कहते हैं जैव प्रौद्योगिकी। तो इसको यहाँ से हम अगर डिफाइन देखते हैं तो क्या है? यह वह पद्धति है या वह प्रक्रिया है जिसमें मानवों के लिए उपयोगी उत्पादों और प्रक्रियाओं, मानव के लिए उपयोगी उत्पादों एवं प्रक्रियाओं का उत्पादन करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? जीवों का। तो जीवों से सूक्ष्म अंगों, पौधों या जानवरों की कोशिकाओं या उनके घटक या एंजाइमों का उपयोग कर जिस तकनीक से संबंधित है उसमें हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? जैव प्रौद्योगिकी। यानी जैव प्रौद्योगिकी वह तकनीक है जिसमें हम क्या करते हैं? तो सजीवों का उपयोग कर मानवों के लिए उपयोगी उत्पादों एवं प्रक्रियाओं का निर्माण बृहद तौर पर करते हैं, यानी बड़े पैमाने पे करते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी का डिफाइन दिया गया है किसके द्वारा? EFB के अनुसार। ये बिहार बोर्ड के क्लास 12 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। EFB का पूरा नाम क्या है? EFB का पूरा नाम है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यानी यूरोपियन जैव प्रौद्योगिकी का यूरोपियन संघ। ये जैव प्रौद्योगिकी का यूरोपियन संघ ये कहलाता है हमारा यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसके अकॉर्डिंग क्या बोला गया है? इट इज द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, ऑर्गेनिज्म, सेल्स के पार्ट देयरऑफ एंड मॉलिक्यूलर एनालॉगस फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। यानी इसे करने के लिए, बनाने के लिए जब हम सजीवों के अंग, प्रत्यंग या उनके किन्हीं घटक या उनके किन्हीं आणविक विश्लेषणों के द्वारा उत्पन्न करते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? उसी को बोला गया है बायोटेक्नोलॉजी। यहाँ पे हम देख सकते हैं इसका हिंदी वर्जन। बायोटेक्नोलॉजी क्या है? जैव रसायन, सूक्ष्म विज्ञान, इंजीनियरिंग विज्ञान का एकीकृत उपयोग है। यानी इसमें हम क्या क्या उपयोग करते हैं? तो रसायनों का भी उपयोग करते हैं, क्योंकि ये बॉडी के बाहर बनाया जाता है, इसलिए उनको एक स्टेराइल कंडीशन प्रोवाइड कराना होता है जिसमें कोई भी सूक्ष्म जीव उनके अलावा ग्रो ना करे, अनवांछित जीवों का उत्पादन ना हो, इसके ध्यान रखने के लिए वहाँ पे उनका रसायन का उपयोग किया जाता है। फिर सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उपयोग कर उसके विज्ञान, और इंजीनियरिंग यानी यहाँ पे DNA को चेंज किया जाता है जो हम आगे देखेंगे। उसका क्या है? एकीकृत, यानी तीनों को मिलाकर हम उपयोग करते हैं और क्या बनाते हैं? तो उनके द्वारा हम उत्पादों तथा सेवाओं को उत्पादित करते हैं या बनाते हैं, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? तो बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, यहाँ से हम लोग देखते हैं तो इसको करने में हम दो चीज देखें कि जैव कारक का पहला क्या हो गया? तो इसका जैव कारक का उपयोग तथा दूसरा का उत्पाद एवं सेवाएं, ये दोनों बनाया जाता है किसके लिए? मानव के भलाई के लिए। तो इसमें क्या किया जाता है? तो इसमें बेसिकली
इसमें बेसिकली काम किया जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए के ऊपर। रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसके ऊपर? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अगर इस शब्द को देखें, री मतलब होता है अगेन, यानी फिर से। कॉम्बिनेंट मतलब होता है जोड़ना, यानी वैसे डीएनए जिनको 2 या 2 से अधिक डीएनए को मिलाने से बनाया गया है, या 2 डीएनए को आपस में जोड़कर बनाया गया है, उस डीएनए को बोलते हैं हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए, या इसको हम हिंदी में बोलते हैं पुनर्योज डीएनए। पुनर्योज डीएनए, पुनर मतलब फिर से, और योज मतलब जोड़ना, यानी जब दोबारा जोड़कर यानी फिर एक अलग निर्माण किया जाता है तो उसको हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और इस तकनीक को हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या पुनर्संयोज तकनीक। इसको हम देखते हैं आगे। तो ये कैसे संभव है? तो ये 2 महत्वपूर्ण खोजों पर संभव है। ये सूक्ष्म जीव जो है बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया के ऊपर कार्य करके ही ये संभव है। ये बैक्टीरिया के ऊपर कार्य करके संभव है, और ये बैक्टीरिया में 2 चीजें उपस्थित है। पहला प्लाज्मिड। अभी प्लाज्मिड क्या होता है? तो बेसिकली हम जानते हैं कि बैक्टीरिया के बाहर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जो सर्कुलर होता है, यानी गोलाकार। कैसा डीएनए होता है? गोलाकार डीएनए होता है, गोलाकार डीएनए। इसी गोलाकार डीएनए का हम उपयोग करते हैं। इसका क्या होता है? प्लाज्मिड की उपस्थिति जो पुनरावृत्ति के साथ, यानी बार बार अपने आप को रिपीट करता है या रेप्लिकेट कर सकता है, या अपनी संख्या को बढ़ा सकता है इंडिपेंडेंटली, यानी बिना किसी पर निर्भर किए हुए। किसके? जो उसके आनुवांशिक पदार्थ या उसके जो क्रोमोसोमल डीएनए हैं उनसे स्वतंत्र होकर अपनी संख्या को ये बढ़ा सकते हैं। अर्थात यानी जब डीएनए इसका जो यहाँ पे जो इसका केंद्रकाभ होगा, इसके अंदर अलग डीएनए होगा जो इसके आनुवांशिक सूचनाओं को कैरी करेगा, और ये अतिरिक्त डीएनए होता है। ये अतिरिक्त डीएनए अपनी संख्या इसके ऊपर निर्भर नहीं करती है, यानी ये अपनी संख्या को बढ़ा सकता है। वही यहाँ पे कहा गया है कि वो रेप्लिकेट कर सकते हैं। तो प्लाज्मिड जो है, प्लाज्मिड क्या है? तो किसी कोशिका में एक आनुवांशिक संरचना है जो गुणसूत्रों की स्वतंत्र रूप से प्रतिकृति कर सकते हैं, यानी गुणसूत्रों पर बिना निर्भर किए हुए भी ये अपनी संख्या को बढ़ा सकते हैं। और ये जीवाणु और प्रोटोजोआ के साइटोप्लाज्म में एक छोटा सा गोल डीएनए होता है, इसलिए इसको बोलते हैं गोलाकार डीएनए। ये अतिरिक्त होता है, इसलिए बोलते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए। ठीक है, यानी जीवाणु या प्रोटोजोआ के साइटोप्लाज्म में उपस्थित अतिरिक्त गोलाकार डीएनए क्या है? प्लाज्मिड है। ठीक है, उसके बाद 2 चीजें और, एक और है जो है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियज। ये इन दोनों पे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है हमारे बिहार बोर्ड में। ठीक है, तो इस चीज पे ध्यान देना है। तो ये प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियज है, ये एक तरह का एंजाइम है। ये क्या है? एंजाइम है जो न्यूक्लियेज फैमिली से बिलोंग करता है, जो न्यूक्लियेज फैमिली से बिलोंग करता है। तो ये प्रतिबंधन एंजाइम वो एंजाइम है। प्रतिबंध मतलब क्या होता है? प्रतिबंध मतलब होता है कहीं आने जाने से रोकना। ठीक है, यानी ये क्या करते हैं? तो जब कोई भी बाहरी एंटीजन किसी बॉडी में प्रवेश करता है तो ये उनके डीएनए को काटते हैं, ये उनके डीएनए को काटते हैं। तो ये इन्हीं के कारण हम क्या कर सकते हैं? किसी भी डीएनए को हम काट सकते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं? किसी भी डीएनए को काट सकते हैं, किसी भी डीएनए को काट सकते हैं। और डीएनए के काटने से इनका नाम पड़ गया मॉलिक्यूलर सीजर या आणविक कैंची या केमिकल स्कैपल्स। ये इस तरह का एक छुरी के जैसा होता है जो डॉक्टर यूज करते हैं चीर फाड़ करने के लिए, इसलिए इनको बोला जाता है रासायनिक स्कैपल्स। चलो
तो इसका खोज किसने किया? आर्बर, नाथन और स्मिथ। और इनके लिए इनको 1978 में, इनके लिए इन्हें 1978 में 1978 में नोबेल प्राइज मिला, इसलिए इनको 1978 में नोबेल प्राइज भी मिला। ठीक है, और ये क्या कर सकते हैं? तो ये किसी भी डीएनए को किसी खास जगह काट सकते हैं। चलो, तो अब देखते हैं कि ये जो प्रिंसिपल है बायोटेक्नोलॉजी यानी अनुवांशिक जैव प्रौद्योगिकी जो है वो किस पे निर्भर करता है? जैव प्रौद्योगिकी का देखो उपयोग हम शुरू से ही करते आ रहे हैं, यानी दो तरह का जैव प्रौद्योगिकी को बांट दिया गया है जो शुरुआत से हम करते आ रहे हैं, जैसे दूध से दही बनाना, चीज बनाना, विनेगर बनाना, ब्रेड बनाना, वाइन बनाना, खाद बनाना, ये सारी प्रक्रियाएं हम शुरू से करते आ रहे हैं। और सभी प्रक्रिया में किण्वन की एक प्रक्रिया होती है जिसको हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। हम इस प्रक्रिया को शुरू से ही करते आ रहे हैं, और इसीलिए बायोटेक्नोलॉजी को बांट दिया गया है ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में। ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में तो सबसे पहले पता किया था पास्चर। सबसे पहले किसने पता किया था? पास्चर। सबसे पहले पता किया था पास्चर ने, लुईस पास्चर और कुहेने ने। पास्चर और कुछ लोग मिलकर सबसे पहले पता किया था कि जो किण्वन प्रक्रिया है उसमें सूक्ष्मजीव भाग लेते हैं। तो और सबसे पहला जो नॉन अल्कोहलिक प्रोडक्ट था बिना शराब वाला वो था साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड। उसके बाद एंटीबायोटिक्स, पेनिसिलिन, ये सब उपयोग किया गया। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इन सभी का यूज किया गया साइट्रिक एसिड का। उसके बाद हम लोग देखते हैं तो फिर अब मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में क्या है? मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में चीजें बदल गई हैं और जीवों के डीएनए को परिवर्तित किया जाने लगा है, जिसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसमें क्या किया गया है? तो पहला है अब किसी के डीएनए को बदलना है, किसी के डीएनए को बदलना है, यानी किसी भी चीज को बदलते हैं या तोड़ते जोड़ते काटते, तोड़ते जोड़ते हैं, बनाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंजीनियरिंग, यानी अभियांत्रिकी। क्या कहते हैं उसको? कि अगर हम लोग घर में देखते हैं, अगर कुछ सामान अगर हम कुछ खोल देते हैं या बना देते हैं तो सब बोलने लगता है ज्यादा इंजीनियर नहीं बनो। ठीक है, तो इंजीनियरिंग। अब यहाँ पे हम किसके डीएनए क्या है? तो डीएनए होता है अनुवांशिक पदार्थ। क्या होता है? अनुवांशिक पदार्थ। तो हम किसमें बदलाव कर रहे हैं? तो किसी के अनुवांशिक संरचनाओं में हम बदलाव कर रहे हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? अनुवांशिक अभियांत्रिकी। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसको क्या बोलेंगे? जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्योंकि हम यहाँ पे कोई भी बदलाव किसके में कर रहे हैं? तो इसमें हम बदलाव कर रहे हैं उनके जीनों में। उनके जीनों में जो डीएनए के पास गुणसूत्र के ऊपर उपस्थित होता है, और गुणसूत्र हमारा डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना है। ये हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ चुके हैं। तो वहां से हम देखेंगे तो किसी के जीन में बदलाव करने से क्या होता है? तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग या अनुवांशिक अनुवांशिक अभियांत्रिकी। उसको हम क्या कहते हैं? अनुवांशिक अभियांत्रिकी। एक बार डिफाइन देख लेते हैं। तो अनुवांशिक अभियांत्रिकी, अनुवांशिक समझ रहे हैं कि किसी भी यानी अनुवांशिक पदार्थ वो पदार्थ जिनके अंदर अनुवांशिक सूचनाएं निहित होती हैं। जिनके अंदर अनुवांशिक सूचनाएं निहित होती हैं वो क्या कहलाता है? अनुवांशिक पदार्थ। और अभियांत्रिकी मतलब होता है किसी के अंदर मॉडिफिकेशन करना या बदलाव करना। यानी अनुवांशिक अभियांत्रिकी क्या है? तो वह प्रक्रिया जिसमें अनुवांशिक पदार्थों या जिसको हम सामग्री बोल सकते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे होगा पदार्थ। अनुवांशिक पदार्थों जैसे डीएनए और आरएनए के न्यूक्लियोटाइड या उनके सीक्वेंस को बदलना या उनके अंदर
किसी तकनीक को बदलना या किसी मेजबान में पेश करना, यानी किसी होस्ट सेल के अंदर डालना, और जिससे क्या हो जाए, उस होस्ट सेल का फेनोटाइप बदल जाए। जानते हैं कि अगर जीन में बदलाव हुआ तो किसके अंदर बदलाव हुआ, जीनोटाइप में बदलाव हुआ, और जीनोटाइप में बदलाव हुआ तो किसमें बदलाव हुआ, फेनोटाइप में बदलाव होगा। ठीक है, तो इस जेनेटिक इंजीनियरिंग के कारण हम किसी की भी फिनोटाइप को बदल सकते हैं। यानी आनुवांशिक अभियांत्रिकी वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, किसी भी जीवों के आनुवांशिक पदार्थ को हम बदलते हैं, उसमें चेंज करते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, तो वो फ्यूजन करके, डिलीटेशन करके, इन्वर्सन करके, शिफ्टिंग करके, प्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट यानी पुनर्संयोज को बनाकर, यानी उसको डिलीट करके यानी हटाकर, मिटाकर, तो दो को एक साथ फ्यूज करके या मिलाकर, उल्टा करके यानी या उसके स्थान को परिवर्तित करके। जैसे अगर हम मानते हैं कि इस गुणसूत्र के ऊपर इस तरह से ये जीन है, तो इस जीन को हम क्या कर सकते हैं, तो इस जीन को हम यहाँ से हटा सकते हैं, तो ये हो गया डिलीटेशन। एक हो गया फ्यूजन, यहाँ पे हम किसी और को लाकर और मिला देंगे तो वो हो गया, दो आपस में मिल गए तो वो हो गया फ्यूजन। या फिर इसको हम क्या कर सकते हैं, इस क्रोमोजोम को उलट सकते हैं या इसके सीक्वेंस को बदल सकते हैं, तो वो इन्वर्सन। और एक स्थान से दूसरे स्थान को लेकर जाएंगे तो वो हो गया शिफ्टिंग या उसको। और यही से क्वेश्चन पूछता है, इसी को हम लोग बोलते हैं जंपिंग जीन। ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आता है, जंपिंग जीन को हम किस नाम से जानते हैं, तो उसको जानते हैं ट्रांसपोज। ठीक है, ट्रांसपोजिशन, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोज, क्योंकि ये अपने स्थान को बदलते हैं। चलो उसके बाद देखते हैं, तो ये सारी प्रक्रिया देखते हैं जीवों के बाहर होगी, ये सारी प्रक्रिया जीवों के बाहर होगी, शरीर के बाहर होगी। तो उससे हम क्या करेंगे, तो एक माइक्रोबियल संदूषण मुक्त, यानी इसमें कोई भी माइक्रोब्स का ग्रोथ ना हो उसका ध्यान रखेंगे। तो वैसी अभियांत्रिकी में जिसमें जीवाणु रहित संदूषण मुक्त स्थिति का रखरखाव शामिल होता है, जिसमें जैव प्रौद्योगिकी के उत्पादों, सिर्फ उत्पादों का उत्पादन हो, जैसे एंटीबायोटिक्स, टीके, एंजाइम, दवाएं, हार्मोन, इनका निर्माण हो, यानी केवल वांछित माइक्रोबियल जीव का विकास हो, उसे हम क्या बोलेंगे, रासायनिक अभियांत्रिकी। यानी हमारा अगर क्वेश्चन पूछता है कि जैव प्रौद्योगिकी के दो प्रिंसिपल कौन कौन से हैं, तो पहला है जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा है केमिकल इंजीनियरिंग। यानी मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के दो सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो पहला सिद्धांत है आनुवांशिक अभियांत्रिकी और दूसरा सिद्धांत है रासायनिक अभियांत्रिकी। आनुवांशिक अभियांत्रिकी को क्या कहते हैं, तो आनुवांशिक अभियांत्रिकी को हम कह सकते हैं कि यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, किसी भी जीव के आनुवांशिक पदार्थों में बदलाव करते हैं, या डीएनए हो या आरएनए हो, उनके सीक्वेंस में, उनके अनुक्रम में बदलाव करते हैं, जिससे होस्ट जीवों के या होस्ट कोशिकाओं के फेनोटाइप में बदलाव हो जाता है। और आनुवांशिक अभियांत्रिकी में जो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है वो हो जाता है डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, यानी पुनर्योज डीएनए का निर्माण। यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग करके हम क्या कर सकते हैं, दो जीवों के यानी वांछित जीवों के डीएनए को किसी के साथ जोड़कर उनकी संख्या को बढ़ा सकते हैं और वांछित उत्पादों का उत्पादन कर सकते हैं। ये प्रक्रिया इम्पॉर्टेंट है और इनको करने हेतु माइक्रोबियल यानी संदूषित ना हो, यानी वो इन्फेक्टेड ना हो, या उनमें कोई और सूक्ष्म जीव या उनमें कोई और सूक्ष्म जीव उत्पन्न ना हो। इसके लिए जब स्टेराइल कंडीशन, यानी हम इसको बोल सकते हैं संदूषण मुक्त या इन्फेक्शन मुक्त स्थिति, जब इसके जिस अभियांत्रिकी के द्वारा हम उत्पन्न करते हैं उसे हम कहते हैं रासायनिक अभियांत्रिकी। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं
कि जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है उसमें क्या क्या शामिल है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या शामिल है, तो सबसे पहला है हमारा पुनर्संयोज डीएनए। पुनः मतलब फिर से, संयोजक मतलब जुड़ा हुआ, यानी जब हम दो डीएनए को आपस में जोड़ते हैं, इन दोनों डीएनए को जब हम एक में मिला देंगे तो ये डीएनए क्या कहलाएगा, ये डीएनए हमारा कहलाएगा पुनर्संयोज डीएनए। तो सबसे पहले पुनर्संयोज डीएनए बनाते हैं, उसके बाद इनकी संख्या का इंक्रीज होना चाहिए, इनकी संख्या क्या होना चाहिए, इनकी संख्या में वृद्धि होना चाहिए, उसके लिए जीन क्लोनिंग होगा, और उसके बाद इनका स्थानांतरण, जीन स्थानांतरण। तो ये सारी प्रक्रियाएं देखते हैं एक एक करके, उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो बेसिकली क्या किया जाता है, जैसे ये हमारा बाहरी डीएनए है, फॉरेन डीएनए, जिसके टुकड़े को हम क्या करेंगे, एंजाइम का उपयोग करके काटेंगे। तो ये किसके द्वारा होगा, तो ये प्रतिबंधन एंजाइम के द्वारा होगा। ये प्रतिबंधन एंजाइम क्या, वो एंजाइम जो डीएनए को किसी विशिष्ट स्थल पर काटता है उसे हम क्या कहते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। इसके लिए भी एक अलग से वीडियो होगा, उसमें हम देखेंगे। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इसको काटता है, काटने के बाद ये छोटे छोटे टुकड़ों में बदलते हैं, और इनके टुकड़ों को लेकर एक, और ये क्या है, प्लाज्मिड, जो एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए है जीवाणुओं में, इसको लिया जाता है, और इनको भी उसी डीएनए, उसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा काटा जाता है जिसको फॉरेन डीएनए के द्वारा काटा गया है। तो इसमें इसको यहाँ पे कट किया गया, और इसी कटिंग के पास, या इसको फिर लाइगेज एंजाइम का उपयोग कर दोनों को आपस में जोड़ दिया जाता है। तो ये जो हमारा है, ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया जाता है, और बैक्टीरिया जो अपनी कोशिकाओं को बढ़ाएंगे तो इनकी भी संख्या बढ़ेगी और हमें वांछित रूप उत्पादन या वांछित उत्पादन मिलेगा। अब हम देखते हैं इस तरह से इसको हम कहते हैं। तो सबसे पहला जो ये प्रोसेस किया गया था, ये सबसे पहला प्रोसेस किया गया था बर्ग के द्वारा। फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग बोला जाता है बर्ग को। इन्होंने क्या किया था, SV40 को लाम्डा फेज के द्वारा बैक्टीरिया के अंदर डाला था। किसके द्वारा डाला था, लाम्डा फेज, ठीक है, लैम्डा फेज के द्वारा डाला गया था किसी बैक्टीरिया के अंदर, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग के फादर। और इनको नोबेल प्राइज मिला था 1980 में, इनको नोबेल प्राइज मिला था 1980 में। यानी अनुवांशिक अभियांत्रिकी के पिता कौन है, वर्ग, और उनका नाम वर्ग है, और उनको 1980 में नोबेल प्राइज मिला। और ये काम उन्होंने कब किया था, SV40 को लाम्डा के अंदर का, लाम्डा फेज के द्वारा बैक्टीरिया के अंदर कब डाला था, तो 1972 में, ठीक है। तो डीएनए बनाया गया था 1972 में, स्टैनल कोहेन और हर्बर्ट बॉयर द्वारा बनाया गया था। तो ये जो बैक्टीरिया था वो कौन सा था, तो साल्मोनेला टाइफीरियम। ये साल्मोनेला टाइफीरियम था। ये कौन सा था, ये था बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफीरियम। और इसमें एंजाइम का उपयोग किया गया था डीएनए लाइगेज। तो डीएनए लाइगेज का उपयोग किस लिए करेंगे, तो डीएनए लाइगेज का उपयोग हम जोड़ने के लिए करेंगे, और प्रतिबंधन एंजाइम का उपयोग हम किस लिए करेंगे, तो वो करेंगे हम काटने के लिए, ठीक है, वो हम करेंगे काटने के लिए। तो उसको हम करेंगे काटने के लिए, ठीक है। तो जोड़ने के लिए कौन, डीएनए लाइगेज, और काटने के लिए प्रतिबंधन एंजाइम। उसके बाद हम देखते हैं जिन जीवों की उत्पत्ति, यानी अब देखो इन जीवों के कारण, यानी इनसे जो नए जीव बनेंगे, यानी जो नया सेल बनेगा, उनके अंदर तो वांछित गुण होंगे, और जो जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी अनुवांशिक अभियांत्रिकी के कारण उत्पन्न हुए, यानी जिनके जीनों को संशोधित किया जाता है, उसे हम कहते हैं GMO। उसे हम क्या कहते हैं, GMO। ये बार बार सवाल आता है कि GMO का पूरा नाम लिखा है, तो इसको बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या
उसको बोलेंगे आनुवांशिक रूप से संशोधित जीव या आनुवांशिक तौर पर रूपांतरित जीव। ठीक है, तो आनुवांशिक रूप से संशोधित जीवों को प्राप्त करने के लिए 3 कदम यानी 3 स्टेप्स होता है। पहला क्या, तो जो डीएनए आपको चाहिए या जिनका गुण चाहिए उसका पहचान करो। फिर इसको होस्ट में डालने के लिए होस्ट को पहचानना होगा जिसके अंदर ये रेप्लिकेट कर सकता है। उसके बाद क्या होगा, और इनके दोनों को रखने के लिए यानी स्टेराइल कंडीशन जरूरी है। तो सबसे पहला दोनों का पहचान करके, यानी सबसे पहले हम लोग को बनाना होगा पुनर्संयोजक डीएनए। तो इसके लिए क्या क्या चाहिए, तो इसके लिए पहला चाहिए एंजाइम, दूसरा चाहिए क्लोनिंग वेक्टर और तीसरा चाहिए कॉम्पिटेंट होस्ट या सक्षम मेजबान जो उसका रेप्लिकेशन कर सके, जिसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। हमारा अगला वीडियो होगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पुनर्संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी के उपकरण। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।